अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्टडी IQ CSS। मैं हूँ वहीद। पूरी दुनिया में इस वक्त एक ही मुल्क के बारे में बात की जा रही है और वो है सीरिया, शाम का क्या होगा। शाम में HTS हयात तायर शाम, जिन्हें तुर्की सपोर्ट कर रहा है, और कहीं ना कहीं अमेरिका भी इनकी बैक पर है। इन्होंने पहले अलीपो, फिर हामा और अब डोमेस्कस पर कब्जा कर लिया है। बशार उल असद की हुकूमत ईरान, रूस की मदद से चल रही थी। रूस के मिलिट्री बेसेस शाम में थे और अमेरिका इसके सख्त खिलाफ था, और ईरान शाम से हिजबुल्लाह को असलहा भेजता था। इसलिए बशार उल असद की हुकूमत इसराइल के लिए भी खतरा थी। इसलिए रूस, ईरान और बशार उल असद के इस ब्लॉक को अमेरिका, इसराइल तोड़ना चाहते थे। इसराइल हमेशा से कहता रहा है कि ईरानी हथियार लबनान में शाम से होकर जाते हैं। काफी बार ईरानी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हथियार लेकर शाम पहुंचते थे। इसके बाद ये हथियार शाम से लबनान, हिजबुल्लाह तक पहुंचते थे। इसलिए इसराइल बशार उल असद की हुकूमत गिराने की कोशिश कर रहा था। आप इसराइली डिफेंस फोर्सेस की ये वीडियो देखिए। इस वीडियो में बताया जा रहा है कि कैसे ईरान अपने हथियार हिजबुल्लाह को बेचता था। This is Iran's covert smuggling route via Syria to arm Hezbollah in Lebanon. Similar to a cartel, Hezbollah's Unit 4400 is responsible for trafficking weapons and developing numerous strategic smuggling routes along the Syria-Lebanon border in cooperation with Syrian authorities. Throughout the years, thousands of trucks and hundreds of aircrafts have illegally imported thousands of missiles and additional weapon components into Lebanon. This has led to extensive IDF operations being conducted to target Hezbollah's ability to expand its weapons arsenal and to prevent the terrorist army from launching it. अब HTSC के बागियों ने बशार उल असद की हुकूमत खत्म कर दी है। बशार उल असद खुद सीरिया छोड़कर भाग चुके हैं। अब आप खुद समझ सकते हैं कि जिस मुल्क का सदर, वजीर आजम खुद मुल्क छोड़कर भाग चुका हो, उस मुल्क का क्या होगा। और बीच में आपने ये खबरें भी सुनी होंगी कि बशार उल असद के एरोप्लेन पर अटैक हुआ है और वो मारे गए हैं। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो बिल्कुल ठीक ठाक है। और रशिया ने कंफर्म किया है कि बशार उल असद अपनी जिंदगी बचाने के लिए शाम छोड़कर महफूज जगह पर जा चुके हैं। आसान अल्फाज में अगर बताया जाए तो जो भी सीरिया में हुआ, इसका सबसे बड़ा नुकसान दो मुल्कों को हुआ। पहला ईरान और दूसरा रूस। इस वक्त शाम में ईरान की एम्बेसी अटैक की जा रही है। वैसे तो मिडल ईस्ट का पूरा रीजन जितना भी है, यहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज्यादा हैं, जैसे कि ऑयल, गैस वगैरह। मगर यहाँ पर हमेशा एक चीज की कमी रही है और वो है अमन नहीं रहा। कभी ना कभी इन मुल्कों में इंस्टेबिलिटी आ जाती है या फिर किसी हुकूमत का तख्ता पलट दिया जाता है। और अब तो इसके बाद लगता है कि मिडिल ईस्ट में अभी अमन नहीं होगा, क्योंकि अभी भी एक देश बाकी है जो USA की लिस्ट में गिराना बाकी है, और वो जिसे गिराना चाहते हैं, और वो है ईरान। आज से कई साल पहले USA के एक आर्मी जनरल ने एक लिस्ट बताई थी। वेस्ली क्लार्क अमेरिकी आर्मी में एक जनरल रहे हैं और इन्हें काफी सारे मेडल भी मिल चुके हैं। इनकी ये वीडियो बहुत मशहूर हुई। आज से कई साल पहले 2007 के आसपास उन्होंने बताया था कि USA का एक प्लान है जिसके तहत 7 मुल्कों को ये एक एक करके गिराएंगे। इराक, सीरिया, लीबिया, लबनान में तो आप जानते ही हैं इसराइल ने क्या हाल किया है। ईरानी हिजबुल्लाह की वजह से इसराइल आए रोज लबनान पर अटैक करता है। USA की इस लिस्ट में अफ्रीकन मुल्क भी हैं, जैसे सोमालिया, सूडान, और फिर आता है आखिर में ईरान। वैसे तो वेस्ली क्लार्क की ये एक छोटी सी वीडियो है जिसमें उन्होंने 2007 में कहा था कि USA 5 साल के अंदर इन मुल्कों में तख्ता पलट करेगा, और उस वक्त बराक ओबामा की हुकूमत थी। बराक ओबामा की हुकूमत में USA ने कई मुल्कों की हुकूमत खत्म की, मगर उस वक्त शाम में अमेरिका तख्ता पलट नहीं कर पाया। मगर इस लिस्ट में शाम पर काम जारी था, और आपने इस लिस्ट के कई मुल्कों को देखा होगा कि यहाँ पर हुकूमत पलट दी गई। ये मुल्क कोलैप्स कर गए। अब इस लिस्ट में आखिरी मुल्क बचा है, वो है ईरान। मगर ईरान एक बहुत बड़ा मुल्क है। इस तक पहुंचने के लिए अमेरिका को काफी टाइम लगेगा, और हो सकता है कि ईरान की गवर्नमेंट अमेरिका न गिरा पाए। मगर आते हैं सीरिया के टॉपिक की तरफ। सीरिया में बशार उल असद की हुकूमत खत्म हो चुकी है। अब इस मुल्क को काटा पीटा जा रहा है।
जिसके हिस्से में जो भी आएगा वो हिस्सा ले लेगा। लूट मार जारी है। अभी ऑलरेडी एक वीडियो सामने आ रही है जिसमें बशार अल असद के ऑफिस में लूट मार की जा रही है। ITS के वो मिलिटेंट्स जिनको एक बार अमेरिका दहशतगर्द मानता था, मगर अब बैकडोर में वो इनको सपोर्ट कर रहा है। आप ये पोस्ट देखें। इस पोस्ट में आप देख सकते हैं कि ये पोस्ट US एम्बेसी सीरिया की तरफ से है, जिसमें मोहम्मद अल जोलानी को बताया गया है और इन पर $10 मिलियन का रिवार्ड भी रखा गया है। ये वही आदमी है जिसने ITS ग्रुप को लीड किया और उसने बशार अल असद की हुकूमत का तख्ता पलट कर दिया। यह आदमी पहले अमेरिका के लिए एक दहशतगर्द था और वांटेड भी था और इस पर अमेरिका ने 10 मिलियन का रिवार्ड भी रखा था, मगर अब हालात बदल चुके हैं। ये वो वक्त था जब डोनाल्ड ट्रंप पावर में था। अब USA इस बागी को रेबल लीडर का नाम दे रहा है, मतलब अब इनकी नजर में वो एक दहशतगर्द, एक रेबेल लीडर बन चुका है, एक रेवोल्यूशनरी लीडर जिसने बशार अल असद की हुकूमत पलट दी। क्योंकि इस वक्त ये आदमी अमेरिका के काम का है, इसलिए वो इसे रेवोल्यूशनरी लीडर के तौर पर मनवा रहे हैं। इस आदमी ने बशार अल असद की हुकूमत खत्म करके रूस और ईरान का जितना भी कंट्रोल था शाम में वो सारा खत्म कर दिया और साथ ही मोहम्मद अल जोलानी इसराइली हुकूमत को दावत दे रहे हैं कि वो शाम का एक बड़ा हिस्सा कब्जा कर लें। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें इसराइल को कैसे फायदा होगा। HTS ने बशार अल असद की हुकूमत खत्म की तो इसमें इसराइल का कहां से फायदा आ गया। जैसे ही ये न्यूज कंफर्म हुई कि बशार अल असद सीरिया छोड़कर भाग चुका है तो नेतन्याहू इसराइली प्रेसिडेंट ने गोलन हाइट्स का दौरा किया। गोलन हाइट्स सीरिया और इसराइल के दरमियान एक जगह है जो इंटरनेशनल जियोग्राफी के हिसाब से शाम का हिस्सा है, जिस पर इसराइल ने काफी अरसे से नाजायज कब्जा किया हुआ है। यहाँ पहुंचते ही नेतन्याहू ने अपने सोशल मीडिया पर ये वीडियो अपलोड की और कहा कि ये एक तारीखी दिन है और हमने ये किया है। उन्होंने खुलकर कहा कि हमने ये किया है। यहाँ पर आप ये 1 मिनट की वीडियो देखें, इसमें ये बता रहे हैं कि ये एक हिस्टोरिकल तारीखी दिन है। इस दिन बशार अल असद की हुकूमत खत्म कर दी गई और ये सब करवाने में हमारा किरदार है। आप ये वीडियो देखें, आपके लिए काफी सारी चीजें यहाँ पर क्लियर हो जाएंगी। This is a historic day for the Middle East. The collapse of the Assad regime, the tyranny in Damascus offers great opportunity, but also is fraught with significant dangers. This collapse is a direct result of our forceful action against Hezbollah and Iran, Assad's main supporters. It set off a chain reaction of all those who want to free themselves from this tyranny and its suppression. But it also means we have to take action against possible threats. One of them is the collapse of the Separation of Forces Agreement from 1974 between Israel and Syria. यहाँ नेतन्याहू इसराइली वजीर आज़म और शाम में बशार अल असद की हुकूमत में एक मुआहदा हुआ था जिसमें यह तय हुआ था कि इसराइल कभी भी गोलन हाइट्स को कब्जा नहीं करेगा। तो इस तरह अब नेतन्याहू ये कह रहे हैं कि अब टाइम आ गया है कि हम इस मुआहदे से आगे बढ़ें, मतलब अब वो गोलन हाइट्स पर कब्जा करने जा रहे हैं। यानी वो कह रहे हैं कि गोलन हाइट्स के आगे का बफर जोन का जो हिस्सा है वो उस पर कब्जा करेंगे और ये ग्रेटर इसराइल की एक शुरुआत है जिसमें वो गोलन हाइट्स से आगे बढ़कर बफर जोन की तरफ बढ़ रहे हैं। अब ये कोई नहीं जानता कि इसराइल बफर जोन तक महदूद रहेगा या फिर वो इससे और आगे भी जाएगा, लेकिन नेतन्याहू का गोलन हाइट्स में जाकर ये पैगाम देना एक मानी है बात है। जब एक मुल्क टूटता है तो ऐसा ही होता है, इसके पड़ोसी उनके हाथ में जितना कुछ आता है वो इतना कुछ ले लेते हैं। शाम काफी अरसे से बहुत कमजोर रहा है मगर इसे संभालने वाला रूस था, मगर रूस अब खुद यूक्रेन वार में इतना गहरा फंस चुका है कि अब वो शाम की हिफाजत नहीं कर पा रहा। इसलिए इस टाइम में जो बाइडन ने मास्टर स्ट्रोक खेला है। अब यहाँ पर जिसके हिस्से में जो भी आएगा नादरन पार्ट शायद इसकी तरफ तुर्की चला जाए और वो इस पर कब्जा कर ले। अब इस मुल्क की चीड़ फाड़ होगी, जिसके हिस्से में जो भी आएगा वो उसे ले लेगा और मुझे कोई हैरत नहीं होगी अगर कुछ सालों में शाम नामी मुल्क दुनिया से खत्म हो जाए। वीडियो के आखिर में मैं आपसे एक सवाल करूंगा, रकबे के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा कौन सा है? आपके ऑप्शन हैं पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान या फिर KPK। मिलते हैं अगली वीडियो में, ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज।